अभी हम जिस जगह खड़े हैं, ये जगह छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद इतिहास में बेहद खास मायने रखता है। खास इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज हम भले विभिन्न जगहों पर नक्सलियों और पुलिसों की मुठभेड़ की समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, और जिसमें कभी जो जवान है वो शहीद होते हैं तो कभी नक्सली मारे जाते हैं। ऐसी खबरों में जब जो सामने निकल के आती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रश्न जरूर उठता होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला नक्सली और पुलिस मुठभेड़ कहाँ पे हुआ था। तो आज हम उत्तर बस्तर के कांकेर जिले के कोलीबेड़ा ब्लॉक के ताड़वेली गांव में आए हैं, और ताड़वेली गांव में ही पहला जो छत्तीसगढ़ का पहला नक्सली और पुलिस मुठभेड़ हुआ था, जिसमें नक्सली कमांडर गणपति जी मारे गए थे। और इस जगह पे, जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं, इसी जगह पे पहले एक घर हुआ करता था, एक लाड़ी बना, जिसको लाड़ी बोलते हैं, जो खेतों में घर बनाया जाता है आदिवासियों द्वारा, उनको लाड़ी बोला जाता है। उनका तबीयत खराब था गणपति का, और वो यहाँ पर आए थे, और आने के बाद यहाँ पर वो अपना इलाज करवा रहे थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली। पुलिस जो जवान हैं वो दल बल के साथ यहाँ पहुंचे, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। चूंकि उनका तबीयत खराब था तो वो संभल नहीं पाए, और उसके पहले ही पुलिस ने घेर कर उन पर गोलियां चला दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। और उनके शव को कांकेर जिले के ही आपके बांदे के चौकी, जब बांदे चौकी हुआ करता था, बांदे चौकी में ले जाया गया, और वहां पर उनका पोस्टमार्टम करने के बाद उस शव को पुलिस द्वारा जब अंतिम संस्कार करने से इनकार किया गया, तो उस समय के शिक्षक और मंतूराम पवार, जब वहाँ पर शिक्षक थे मंतूराम पवार, और साथ में और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार बांदे से कुछ ही दूरी पर सावेर के नदी के किनारे किया। तो यही वो जगह है जहाँ पर छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास का पहला नक्सली और पुलिस का मुठभेड़ हुआ था। आप इसी जंगल से थोड़ा आगे ही अभी अभी मुख्य सड़क दिख रहा होगा आपको, पर ऐसी सड़कें यहाँ पर नहीं थी, और पहले यहाँ पर और अधिक जंगल थे। और इसी जंगल में वो अपना एक लाड़ी नुमा जो झोपड़ी है उसमें रहकर अपना इलाज करवा रहे थे। कुछ हथियार भी बरामद हुई थी, पर वो हथियार इतने हाईटेक नहीं थे जो अभी के नक्सलियों के पास होते हैं। और आप एक खास चीज यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नीचे आ जाए कैमरा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नक्सली स्मारक को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। सड़क बन गई है अभी, और पुलिस यहाँ पर जो है, बीएसएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस द्वारा इस प्रकार से जो विभिन्न स्मारक बने हुए थे उस समय के, उनको तोड़ा गया है। और ये भी एक स्मारक है, नक्सली स्मारक है। और ये गणपति जो यहाँ पर कमांडर थे, उनका ही स्मारक है, और इनको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। बस कुछ अवशेष जो है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। यानी छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास का पहला मुठभेड़, और पहले मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर गणपति, और उनका यहाँ पर ये स्मारक। तो नक्सलवाद के, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के इतिहास में ये जगह जो है बहुत खास हो जाता है। और आज भले हम नक्सलवाद की विभिन्न कड़ियों को पढ़ते हैं, विभिन्न समूहों को पढ़ते हैं, विभिन्न दलम को पढ़ते हैं, विभिन्न कमेटियों को बारे में सुनते हैं, पर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इसी जगह से हुई थी। हाईटेक हथियार भी नहीं थे, सूचना तंत्र भी उनका इतना मजबूत नहीं था। पर आज के जो नक्सली है उनके पास हाईटेक सूचना तंत्र होती है, हाईटेक हथियार होते हैं, और स्थिति पहले से अब काफ़ी बदल गई है। लिहाजा यह जो जगह है ग्राम ताड़वेली, यहाँ के लोग, यहाँ का इतिहास, और ये जो जगह है, ये जगह और स्मारक वाकई छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लिए इतिहास में एक बहुत ही बड़ी कड़ी है। तो पूरा जो उस समय का जो माहौल था और किस तरीके से घटनाएं हुई, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, नक्सलाइटों का लगभग वो पहला मोमेंट था। यहाँ पर गणपति नाम का एक कामरेड नक्सलाइट का लीडर आए थे, और वो पूरा संगठन के ही काम करते थे। और उतना समय छत्तीसगढ़ में, बस्तर में उनका संगठन नहीं था। दुर्भाग्य ये रहा कि ताड़बायली गांव है,
पखांजूर से कम 35 किलोमीटर के अंदर आदिवासी गांव है। वो बीमार स्थिति में थे। पुलिस को पता लगा, पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेरा। घेरने के बाद उनका इनकाउंटर हुआ था। इनकाउंटर होने के बाद परिस्थिति ऐसा था उस समय, उनका डेड बॉडी को, लाश को पहचानने वाले कोई मिले नहीं। पुलिस लाए बांधे, चौकी था उतना समय, और जितने भी सामान वहाँ पर मौजूद था, चाहे हाथ गोला हो, चाहे बंदूक हो, चाहे और भी सामग्री हो, उनको सबको लाए थे यहाँ। तो पुलिस कन्फ्यूजन में रहा कि इसका परिजन कौन है, ये कहाँ से आया है। तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई तैयार नहीं थे। मैं उस समय टीचर था अबूझमाड़ में, ताकेली में रहता था। उस समय उधर भी नक्सलाइटों का आना जाना धीरे धीरे चलता था। आश्रम में आते थे, संगठन के काम कुछ लोग करते थे, पर उसका पूरा नेतृत्व गणपति कामरेड ही मेन थे यहाँ पर। हमारे पटेल थे, बांदे का पटेल सुकरू राम था, सावेर का पटेल भोटका राम थे, बेलगाल का पटेल मेरे चाचा सजो राम थे। 4-5 पटेल को बुला के थाना वाले, चौकी वाले उस डेड बॉडी को पंचनामा करके उनको दिया गया, और उन लोगों ने कुछ ग्रामीणों को लेके उनका अंतिम संस्कार किया था। मैं मौजूद था वहाँ। परिस्थिति उस समय ऐसा बना हुआ था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस समय काम करते थे। उस समय सरकार से उनको कोई मतलब नहीं था, और सरकार को, पुलिस को नक्सलाइटों से कोई मतलब नहीं था। पर धीरे धीरे इनका संगठन बढ़ते गया। 1985 की बात है, और मेरे को माह तो कन्फर्म नहीं है, पर 28 तारीख को उनका डेट हुआ था। और मेरे जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो शहीद दिवस माओवादी के माध्यम से, नक्सलाइटों के माध्यम से मनाया जाता है, तो मैं तो कुछ हद तक उसी में भी जोड़ के देख रहा हूँ उसको, क्योंकि प्रथम शहीद छत्तीसगढ़ के थे, बहुत बड़ा लीडर था गणपति। 28 तारीख को उनका डेट हुआ, इनकाउंटर में मारे गए। उस स्थिति में जो एक सप्ताह तक आज नक्सलाइट शहीद दिवस मनाते हैं, 28 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी कार्यक्रम से जोड़कर देखा जाता है। ये मेरे नॉलेज में। तो उस समय जब गणपति यहाँ पर थे और जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद यहाँ पर किस तरीके की गांव वालों का जो रिएक्शन था वो किस प्रकार से था? गांव वाले उसको लेके किस तरीके से नजरिए से देख रहे थे? नहीं, गांव वाले के बीच में बड़ा अच्छा उनका पेच था, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार का ये विरोधाभास नहीं था, सरकार के बीच में और माओवादियों के बीच में। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते थे। गांव वाले भी इस बात को महसूस करते थे। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार का, वो गांव तक नहीं पहुंचता था। उसके ही माध्यम से माओवादी गांव में घुसकर अपना बात को बोलते थे, और गांव वाले को मानना भी पड़ता था। रोड नहीं था, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं होता था, बिजली नहीं था, शिक्षा की यानी की व्यवस्था नहीं होता था, इसी मुद्दा को लेके। और आज भी कहीं ना कहीं देखिए, माओवादी जो कर रहे हैं, जरूर नहीं कि अपन सोच रहे हैं कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, पर कुछ हद तक तो बात सही भी है। कहीं ना कहीं सरकार के कमजोरी को उजागर तो करते हैं आज भी। तो उस समय गांव वाले से उनको किसी प्रकार के भय और डर नहीं था। वो एक सदस्य के रूप में ही मानते थे, एक मेहमान के रूप में नहीं कि स्वीकार करते थे, और गांव वाले से बड़ा अच्छा तालमेल था। और मेरे को तो उस समय गांव वाले भी आए थे, उनके दुर्घटना के बाद, इनकाउंटर के बाद गांव वाले बड़ा दुख भी व्यक्त करते थे कि एक हमारे बाहर से आया था, एक समाज सेवक था,
वो यानी कि बहुत सारे जानकारी हमको देता था, बहुत सारे काम के बारे में, बहुत सारे योजना के बारे में बता, हमारे पास जानकारी नहीं था। उतना समय उनको भी नहीं था कि ये नक्सलाइटों का, माओवादी के बहुत बड़ा यानी कि ग्रुप यहाँ बनने वाला है और कल के दिन में सरकार और माओवादी के बीच में एक बहुत बड़ा यानी कि आपस में टकराव होगा, हाँ, मुठभेड़ होगा। उस मुठभेड़ में नक्सलाइट भी मारे जाएंगे, ग्रामीण भी मारे जाएंगे। उस समय यहाँ के जो यानी कि ग्रामीण हैं उनको किसी भी प्रकार के नॉलेज और भय नहीं था। और आज भी देखें कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों तक सरकार का विकास नहीं पहुंच पा रहा है, योजना नहीं पहुंच रहा है, उस मुद्दा को आज भी माओवादी उठाते हैं। और इन लोगों का विचारधारा में भी है, क्योंकि मैं भी कम्युनिस्ट में रह चुका हूं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में पहले था। जी। तो कम्युनिस्ट का मतलब ये है कि एक भाईचारा, एक सहयोग, लेनिन का देख लीजिए, मार्शल का देखिए, चारू मजुमदार का देखिए, कहीं ना कहीं विचारधारा सबका नहीं कि जुड़ा हुआ था। कुछ नहीं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली इनका जो मानसिकता है खराब है। हो सकते हैं समाज में व्यक्ति होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यदि अच्छे होते हैं तो उसका तारीफ होता है, जो बुरा होता है ना उसका लोग विरोध करते हैं। वो भी एक सामाजिक प्राणी तो हैं, उसमें भी अच्छे हैं, उसमें भी बुरे हैं। इसमें हम बिल्कुल अच्छे करेंगे उन लोग भी तो हम तारीफ करेंगे, किसी को अच्छे करने वालों को तारीफ करने वालों में हमें कोई यानी कि इतराज नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो मुठभेड़ हुआ था तो तब उनकी तबीयत खराब थी और वो ताड़वेली गांव में आके इलाज करा रहे थे अपना। हाँ, उनका जानकारी हमें ग्रामीणों के माध्यम से मिला कि उनका तबीयत खराब था। 2-3 दिन तक एक किसी परिवार के घर में थे और तबीयत बहुत खराब था। और मेरे ख्याल से तबीयत खराब नहीं होता तो अच्छा मुठभेड़ होता, क्योंकि उस समय पुलिस का भी संख्या बहुत कम होता था। बांदे चौकी था तो कितना 21-22 सैनिक की पुलिस की संख्या रहा था। उनका भी कम से कम 8-10 का लीडर था, तो उनके पास भी 8-10-15 आदमी की रहा होते थे। पर तबीयत खराब होने के बाद बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान नहीं हुआ। सब लोग ग्रामवासी भी सुरक्षित रहे, परिवार भी सुरक्षित रहा। बस इनकाउंटर तो उस समय का जो वहाँ जो इनकाउंटर के जो लीडिंग कर रहे थे उस टीम की, उनका नाम आपको याद है? जो पुलिस टीम का जो लीडिंग कर रहे थे उस मुठभेड़ में, और वो किस तरीके से गोली लगने से मारे गए थे? नहीं, उनको क्या है, चारों तरफ से घेर के उनको गोली मारा गया। वो निशान भी था। हम लोगों ने जैसे पुलिस वाले यहाँ पर डेड बॉडी को रख दिए थे, उनको बीच में रखे थे और उनके जितने भी सामग्री था, झोला से लेकर बंदूक से लेकर और भी यानी कि उनका जो भी सामग्री था विस्फोटक, वो सबको रखे थे। उतना समय उनको गोली लगा था, बस सीना में गोली लगा था, 3-4 गोली लगे थे। 3-4 गोली लगे। हाँ, गोली लगने से ही ख़त्म हो गए। पर मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो आदिवासी समाज के हो चाहे बंगाली समाज के सभी लोग मिल के, जो प्रमुख लोग, पर मैं कुछ लोगों का जो नाम बताया। और उस समय क्या पटेल लोगों का गांव में, सरपंच लोगों का उतना महत्व नहीं था। पहले गांव में पटेल लोगों का महत्व होता था। और ये पटेल, तीनों चारों पटेल उस क्षेत्र के माने हुए पटेल थे, जिसके चलते हुए उन लोगों ने ये जरूर सोचा कि आखिर के देखिए इनकाउंटर हुआ है, इनका कोई वारिस नहीं है ना। एक मानवीय दृष्टिकोण से इन लोगों ने वहाँ पर पुलिस वालों से पंचनामा जैसे हुआ और इनको हैंड ओवर कर दिया गया। तो हम लोग सभी लोग थे उसमें बढ़िया आने तो उनका अंतिम संस्कार आप लोगों ने कहाँ किया? उनका अंतिम संस्कार वहीं पर आपका नदी के किनारे, और उसी आसपास उस समय तो बहुत ज्यादा जंगल था। आज तो यानी कि पूरा चारों तरफ ये हुआ। ताड़वाली के नदी के नहीं, उधर नहीं, ये जो सावेर है ना, सावेर के यानी कि किनारे, हाँ, बांदे सावेर किनारे में जो नाला है ना, उसी आसपास यानी कि ले जाके उसका अंतिम संस्कार किया गया था। तो उस समय थाना प्रभारी कौन थे आपको याद? थाना प्रभारी मेरे नॉलेज में नहीं थे, बाकी कोई दुबे थे मेरे ख्याल से, ऐसे मेरे नॉलेज में है उतना समय में। और वो एसआई थे उतना समय, यानी कि सब इंस्पेक्टर था, क्योंकि थाना नहीं था, वो चौकी था, इसलिए वो टीआई तो थे नहीं। पर भी अब भाई उनका भी अपना काम किया। उनको नहीं कि पता चला कि इस क्षेत्र में कोई अनजान व्यक्ति आया है, किसी के घर में इतना दिन तक रुका हुआ है, कोई बीमार पड़ा है, तो पुलिस का भी एक जवाबदारी तो बनता है कि जाके यानी कि देखें, उनका यानी कि जायजा ले जाएं। कोई यानी कि बाहर से आया है,
कोई चोर चोरी करने वाला तो नहीं है, कोई डकैत तो नहीं है। नक्सलाइटों का भी उस समय यानी कि धीरे धीरे यानी कि चारों तरफ फैल रहा था कि ये बिजेरिया में नक्सलाइट घुस गए हैं, माओवादी का संगठन यहाँ पर काम कर रहा है। तो इनको भी एक ललक तो था, इनको भी एक ऐसा लगता था कि हम भी देखें तो नक्सलाइट कैसे है, उनके पास कितना यानी कि बंदूक है, कौन कौन सा यानी कि उनके पास हथियार है। इनको भी एक यानी कि बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे यानी कि पता चला, इसने यानी कि पहुंच गया सूचना। आज यदि सूचना मिलता है तो देखो डायरेक्ट पुलिस जाता नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि कभी कभी ये घटना हो चुका है। यदि कोई सूचना देता है तो हो सके कि उनके मुखबिर भी सूचना अभी जो नक्सली वो हाईटेक हो गए, उनके पहले ऐसा नहीं था। पहले टोटली नॉर्मल था। उतना यानी कि शासन भी यानी कितना गंभीरता से नहीं लेता था, पुलिस भी यानी गंभीर अच्छे नहीं हुआ करते थे, और उनके पास भी उतना सही ढंग से कोई हथियार भी यानी कि पहले नहीं हुआ करते थे। हम लोग तनी कि देखे हैं ना, क्योंकि अबूझमाड़ में विशेष करके हम वहाँ पर रहते थे, बहुत सारी जानकारी हम लोगों को भी मिलता था। बहुत ज़्यादा मुठभेड़ तो आमने सामने नहीं होते थे, पर लोग कहते थे कि आते हैं, तीर धनुष उनके हाथ में रहता है। कोई बोलते थे यानी कि वो जो टियोल बोर बंदूक है, 12 बोर वो बंदूक रहता है। बड़ा इंटरेस्ट होता था। इधर पुलिस में भी इंटरेस्ट होता था, उधर माओवादी में भी इंटरेस्ट होता था। हम पुलिस को देखें, यहाँ के पुलिस कैसे काम करते हैं, और पुलिस वालों का कहना है नक्सलाइट कैसे काम करते हैं। उतना समय ऐसा नहीं था कि यानी कि हमको मारेगा कि वो हमको मारेगा। हाँ, वो संगठन के दृष्टि से ही अपना काम करते थे, वो अपना काम करते थे। पर आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर तो दिखाई दे रहा है, और लोगों में भय का वातावरण हमारे यहाँ, चाहे पुलिस का भय हो चाहे माओवादी का भय हो, ये भय तो है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। उस घटना स्थल से जब 50 मीटर की दूरी पर हम पहुंचे तो आप देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, और नदी के उस पार से जो महाराष्ट्र सीमा है वो प्रारंभ हो जाती है। और इस सीमा पर भी उनका एक जो यहाँ पर स्तंभ है वो बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणपति जी का यहाँ पर और एक स्मारक बनाया गया था। नक्सली कमांडर जो गणपति थे उनका और एक स्मारक यहाँ पर जो है वो बनाया गया था नक्सलियों द्वारा। बहुत खास उनको मानते हैं, और आज भी जितने भी पहले हमको यहाँ पर नक्सलियों द्वारा जो स्तंभ बनाए जाते थे वो स्तंभ अधिकतर गणपति के ही हुआ करते थे। कारण ये था क्योंकि दंडकारण्य में शुरुआत जो है संगठन की वो उनके द्वारा ही की गई थी, इसलिए बेहद खास मानते हैं गणपति को यहाँ के माओवादी। और उनका अधिकतर जो स्मारक है वो उन्हीं का बनाया जाता था, जिसको भी यहाँ पर पुलिस बल द्वारा यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और यहीं से महाराष्ट्र शुरू होता है। नदी पार करने के बाद महाराष्ट्र सीमा जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो तेलंगाना से वो महाराष्ट्र पहुंचे थे संगठन के विचारों को लेकर, और महाराष्ट्र में संगठन को की शुरुआत के बाद फिर इसी रास्ते से होते हुए वो दंडकांड में यही से शुरुआत किए थे छत्तीसगढ़ में संगठन का। और संगठन की शुरुआत इसी से हुई, इसी गांव से हुई, और इस सीमा से पार करने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद का जो संगठन है उसकी शुरुआत यहाँ के नक्सली कमांडर रहे उस समय के गणपति द्वारा किया गया था। गणपति का यहाँ स्मारक है, और सीमा एकदम खास सीमा में ही इस स्मारक को बनाया गया था। स्मारक को तोड़ दिया गया है। उस समय की एक चश्मदीद गवाह भी है जो जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। आज वो आप देख रहे होंगे सुक्रीबाई जी, जो पहले सरपंच रह चुकी है 2 बार यहाँ, और एक बार जो है वो जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। काफ़ी अनुभव है इनको यहाँ का और इस यहाँ के लोगों के बारे में भी। और आप देख सकते हैं कि वो अभी फ़िलहाल जो है खटिया में लेटी हुई है। कारण ये है कि उनकी तबीयत ख़राब है और थोड़ा सा उनको लकवा भी मार गया है। लेकिन हम पूछना चाहेंगे दादी नमस्कार आपको सबसे पहले। दादी, उस समय आप कितने साल की रही होंगी जब ये घटना हुआ था? बहुत दिन, सरपंच नहीं था उस समय। हाँ, वैसे ही था। मतलब ऐसे ही आप इस गांव के नागरिक थे? ऐसे ऐसे था, गांव वाले थे ना? गांव में था। तो क्या हुआ था उस दिन, आपको कुछ याद है उस समय? कुछ नहीं हुआ। वो इलाज के लिए यहाँ आए हुए थे? कौन लोग? हाँ, मतलब वो गणपति जी यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए थे। ऐसे ही कैसे तो आया था, हमको उतना याद नहीं है। तो फिर पुलिस यहाँ पहुंची, इस गांव में पुलिस पहुंचे, और उसके बाद फिर दोनों के बीच में ऐसे मुठभेड़ में मार दिए उसको। मार दिया फिर यहाँ से लेके गए। लेके गया
वही लोग पुलिस लोग लेके गया उस समय का कुछ वो सुबह हुआ था कि शाम को हुआ था, आपको याद है? सुबेरे। सुबेरे हाँ सुबेरे यहाँ पर पुलिस आई और फिर हाँ मुठभेड़ शुरू हुई। हाँ। उससे पहले तो इस तरीके से कोई मुठभेड़ तो नहीं हुआ था नहीं पहले, हुआ, वो पहला ही था, पहले शुरुआत। शुरू में हुआ था ना। हाँ हाँ। तब नक्सली जो है इस गांव में आते थे तब? कब कब तो आते थे, कब कब तो आते थे, कब हाँ। कब तो नहीं आते थे। उनको उतना बुद्धि नहीं है। अच्छा, उतना बुद्धि नहीं है। हाँ लेकिन वो सुबह हुआ था वो मुठभेड़। हाँ, सुबेरे हुआ था। तो आप लोग गोली की आवाज सुने थे गांव हाँ, से? तो गांव से कितना दूर था वो जगह? ये बहुत दूर था। तो फिर आप लोग वहाँ उस जगह पे गए थे आप उस दिन? नहीं गए थे, उन लोग आया फिर गांव वाला फिर जमा होके। गांव वाला भी नहीं था, वो शादी में कहाँ तो गया था। फिर शादी से आया तो फिर पता चला कि ऐसा हाँ हुआ है करके हाँ। घटना। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि नक्सल प्रभावित गांव कैसे दिखते होंगे, नक्सल प्रभावित गांव की स्थिति क्या होती होंगी। और आज हम उस गांव में खड़े हैं जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित गांव के अंदर में आता है। यहीं से इसी गांव से शुरुआत हुई थी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की, और आज हम इसी गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर सड़क है वो यहाँ पर चौड़ी सड़क बन चुकी है, पिछले साल ही यह सड़क बनी है। और अब यहाँ पर आप पखानजोर से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा यहाँ गांव, इस गांव में आप 90 के स्पीड में भी अपने कार से आ जा सकते हैं। अब पानी की बात करें तो पानी की व्यवस्था भी देखिए यहाँ पर अभी हो चुकी है। यहाँ पर अभी बोरिंग लग चुकी है और साथ में यहाँ पर पानी की टंकी और नल भी लग चुके हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को भी यहाँ पर साफ पानी भी मिल रहा है। साथ में बिजली की व्यवस्था भी यही है। आप देख सकते हैं खंबे से यहाँ पर जो है वो बिजली पहुँचाई गई है, बिजली पहुँच चुकी है इस गाँव में। साथ ही आप सोलर जो लाइट है वो भी देख सकते हैं कि अगर बिजली ना रहे तो सोलर लाइट भी यहाँ पर जलते रहे और सोलर लाइट से ये जो पूरा गांव है वो जगमगाता रहे। जहाँ पर पहला छत्तीसगढ़ का आप पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुआ था, उस गांव में अब शिक्षा की गूंज गूंजती है। यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ अब यहाँ पर जो है बच्चों के अनार के आ और ABCD भी गूंजा करती है। यहाँ के स्कूल के यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्कूल की व्यवस्था है और यहाँ पर आंगनबाड़ी भी बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे जो है ननिहाल जो है वो आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल है, जो विद्यालय है वो बहुत साफ सुथरा है, जो हमको बहुत ही कम जगहों पर देखने के लिए मिलता है। साथ में यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। इतने अंदरूनी क्षेत्र में जब आप आते हैं तो शिक्षा का जो हाल है वो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि नहीं बेहाल होगा, लेकिन वाकई यहाँ के शिक्षक ने इस स्कूल को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है, साफ सुथरा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे बहुत शालीन हैं, बच्चे बहुत अनुशासन तरीके से यहाँ पर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस नक्सली और पुलिस के खींचातानों से दूर अपना भविष्य गढ़ने में व्यस्त है। अक्सर जो है हम देखते हैं उत्तर बस्तर की जो धरती है या दक्षिण बस्तर की जो धरती है हमेशा इन्हीं मुठभेड़ों से लाल होती रहती है, चाहे वो नक्सली हो चाहे वो पुलिस हो, दोनों के ही लोग जो है वो यहाँ पर शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। पर इन्हीं गोलियों और आतंक के बीच से अब जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य गढ़ने लगे हैं, शिक्षा से जुड़ने लगे हैं और उम्मीद है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति ही शांति होगी।